हेलो डियर डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट से आज हम 20 ऐसे शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है और इनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इस पीडीएफ को आप अवेलेबल करा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे इनके सॉल्यूशन में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट का हॉस्पिटल में, ये आपको बताना है। क्या कुछ आंसर करेंगे आगे हम देखते भी जाएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के क्या कुछ फंक्शन होते हैं ये आपको डिस्क्राइब करना है। देन डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, पीटीसी कमेटी का कंपोजिशन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। व्हाट इज हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन आता ही है। डिफाइन हाई रिस्क ड्रग, हाई रिस्क ड्रग क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय FEFO और FIFO मेथड्स। ठीक है, क्या होता है इनका फुल फॉर्म, ये पूछ लिया जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी आते हैं, इनको ध्यान में रखना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आउट पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना है। व्हाट इज सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस, ये आपको करना है, आगे मैं आंसर बताते भी जाऊंगी, देखते जाइएगा। व्हाट इज बल्क कंपाउंडिंग, बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है ये आपको बताना है। डिफाइन द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड राइट इट्स यूजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, अब इनका आंसर भी कैसे करना है ये भी हम देखते जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आप लोग को जरूर से स्टडी करना चाहिए, इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज EHR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख के बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग, फार्मासिस्ट और पेशेंट काउंसलिंग के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ध्यान रखिए, आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है सभी, और आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एग्जामिनेशन में, तो सभी को आपको टाइम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करते जाएंगे। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ADRs, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मतलब लंग का फंक्शन टेस्ट को आपको लिखना है। डिस्कस अबाउट द रेनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, किडनी के फंक्शन टेस्ट के बारे में लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कौन कौन से सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, ये आपको यहाँ पर लिखना है, आगे मैं भी और भी दिखाऊंगी अभी। व्हाट इज पॉइजनिंग, पॉइजनिंग क्या है, राइट द टाइप ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, कितने टाइप के पॉइजनिंग होते हैं ये। राइट अबाउट द फार्माकोविजिलेंस, ये भी मोस्ट IMP है, फार्माकोविजिलेंस से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, व्हाट इज मेडिकेशन एरर, नेम द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर, कितने टाइप के मेडिकेशन एरर होते हैं ये लिखना है। व्हाट इज ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन क्या है, राइट द टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, कितने टाइप के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, ये पूरा आपका 20 क्वेश्चन दिया है। चलिए अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे आपको लिखना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्यूशन लिखना। आप कितने भी देर पढ़े हैं, रात पढ़े हैं, पूरे दिन पढ़े हैं या फिर 1 साल से पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। जो एग्जामिनर है उनको आपका जो कॉपी है वो बहुत अच्छे से आपको अच्छे से वहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा। साथ ही साथ आप जो सब हेडिंग है उनको अच्छे से लिखिए, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करके, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट होंगे, तो वो आपका कॉपी अच्छे से देखकर समझ जाएंगे कि हाँ आपको चीज़ों का नॉलेज है। इसीलिए कॉपी लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अच्छे से। तो अब देखते जाते हैं किस प्रकार से आपको आंसर करना है। तो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कितने कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर आएंगी हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपका जो समझ लीजिए जैसे कॉलेज है तो सबसे ऊपर में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, मैनेजमेंट देखता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हेड ऑफ फार्मेसी, जो क्या होना चाहिए, जिसका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट M फार्मा होना चाहिए, जो हेड ऑफ फार्मेसी रहेगा। ठीक है, अब इसका काम क्या रहेगा, जो हेड ऑफ फार्मेसी है वो डिस्पेंसिंग को देखेगा। ठीक है, डिस्पेंसिंग केमिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट, इनको ये मॉनिटर करेगा, इनको सारी चीज़ों को देखेगा।
अब इनका क्या कुछ काम रहेगा, डिस्पेंसिंग केमिस्ट है उनका इन पेशेंट आउट पेशेंट को देखना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका मैन्युफैक्चरिंग जैसे आईवी फ्लूइड्स हैं और आपके जितने भी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं उनको क्या करना, सर्विलेंस करने का काम रहेगा, जो कि एम फार्मा होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। तो ये है मेन ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर से देखेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्या कुछ काम होता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन आपने देखा, ये हॉस्पिटल में क्या कुछ करते हैं, मेडिकल केयर हमें मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें पेशेंट को सारी नॉलेज वहाँ पर मिलती, नॉलेज इट मीन्स उनको अवेयर कराया जाता है किस प्रकार से डिसीज़ का प्रिवेंशन करना है, रोकथाम करना है, सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं यहाँ, ये इनका फंक्शन है। मेडिकल रिसर्च काम है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हॉस्पिटल में ही तो सारी चीज़ों का पता चलता है ना, तो ये मेन जो रिसर्च है मेडिकल रिसर्च, ये इनका फंक्शन है। और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, इम्यूनाइजेशन, ये सारे किनका काम है, पब्लिक हेल्थ को अच्छा बनाए रखना हॉस्पिटल का ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फंक्शन लिखिए, 3 ही नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3-4 पॉइंट बनाकर ही लिखना है। थोड़ा मेन आप सब टाइप बनाइए, उनसे 2-2 लाइन बस लिखते जाइए, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो इसको आप रीड करके जाएंगे, इसका PDF आपको दे दिया गया है व्हाट्सएप में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस करना है आपको कंपोजिशन ऑफ जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी PTC, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ 3 लोग होते हैं, ठीक है। 3 लोग मीन्स जो आपके मेडिकल स्टाफ हैं कौन कौन होते हैं, एक तो फिजिशियन, एक फार्मासिस्ट और एक जो नर्सिंग स्टाफ, ये 3 होते हैं कहाँ, हॉस्पिटल में देखरेख करने वाले। तो इन्हीं की कमेटी बनेगी, इन्हीं की ग्रुप बनेगी, ठीक है, समुदाय बनेगा इनका, तो इनको हम कमेटी कहते हैं, ठीक है। अब इनका फिर क्या है, ये जो रोल प्ले करते हैं PTC, तो यही इनका मेन कंपोजिशन है। कौन कौन रहेगा यहाँ पे, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी किस में आ जाएंगे, कंपोजिशन में आ जाएंगे, किसके, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के, ठीक है। फिर हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, तो फार्मूलरी में क्या है, मेडिकल स्टाफ मेनली इसमें क्या आता है, ये जो लिस्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मूलरी में सभी लिस्ट होती हैं, जो कि कौन डिज़ाइन करता है, जो मेडिकल स्टाफ, यही जो PTC है उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पर जो ड्रग प्रिफर करना है उस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वो बनाया जाएगा, ठीक है। उनका ऑप्टिमम डोजेज फॉर्म, कौन सा ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिस्टिंग रहती है, ठीक है, जिससे कि आसानी हो फिजिशियन को प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए, डिस्पेंसिंग करने के लिए, फार्मासिस्ट को इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट में आसानी हो, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं ईजिली हॉस्पिटल फार्मूलरी के बनने से, ठीक है। तो ये आपको हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या है ये हमने देख लिया। अब आएंगे हाई रिस्क ड्रग। हाई रिस्क से ही ये नाम से ही क्लियर है, ऐसे ड्रग जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो, यदि रिस्की मतलब हार्मफुल हो पेशेंट के लिए, यदि इनको इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट डोज वगैरह में या फिर इनएप्रोप्रिएट रीज़न में से यूज़ कर लिया जाए तो, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, ये आपका हाई रिस्क ड्रग होगा। जैसे कि आपके एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, इंसुलिन, नार्कोटिक ड्रग हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं, हिपैरिन है, ये सभी आपके हाई रिस्क ड्रग में आते हैं। इनका डोज वगैरह और इनका प्रॉपर मेडिकेशन होना ज़रूरी होता है, वरना ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है FEFO और FIFO, इनका फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, ठीक है। FEFO में एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ठीक है, और आपका ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या होगा, जो ड्रग पहले आए हैं, ठीक है, पहले जिनको परचेज किया गया है, तो ये क्या है आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में, जैसे कि मेरे पास क्या है 2 ड्रग हैं, ठीक है, 2 ड्रग है कह लीजिए, यहाँ पे एक पैरासीटामॉल है और एक पैरासीटामॉल ये है, ये मैंने मंगाया है कब, समझ लीजिए 6 मंथ पहले, ठीक है, और ये मैंने कब मंगाया है, ये मैंने 2 दिन पहले मंगाया है सब, ठीक है। तो पहले जब कभी भी अब कोई पेशेंट आया मुझसे पैरासीटामॉल मंग रहा है, तो मुझे क्या देना चाहिए, ये जो मैंने 6 मंथ पहले मंगा कर रखा है उसको पहले मुझे सेल करना चाहिए। तो ये क्या है मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, ठीक है, क्लियर है आप सभी। तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यदि बात करें फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जिनका एक्सपायरी पहले है, ठीक है, चाहे कभी भी मंगाया हो ये मैटर नहीं करता,
ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा। जिनका एक्सपायरी पहले हो जाएगा, ठीक है, उनको पहले ही सेल करके उनको क्या कर देना है, आपको ख़त्म करना है अपने स्टॉक से। उसके बाद जो जिनका भी टाइम बचा है एक्सपायरी के लिए, उनको फिर बाद में यूज़ किया जाएगा। तो ये सिस्टम होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको आउट पेशेंट सर्विस के बारे में लिखना है। तो आउट पेशेंट सर्विस क्या होता है, इमरजेंसी केयर, जैसे कि जो बेड कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं आउट पेशेंट, जो कि क्या रहेगा, कुछ ही समय के लिए, जैसे कि कुछ चोट वगैरह लग गई तो बस थोड़ा सा प्राइमरी केयर लिया और फिर हो गया उनका ट्रीटमेंट। जो बेड वगैरह ऑक्यूपाई ना करेंगे हॉस्पिटल में, आउट पेशेंट कहलाते हैं। तो जिसमें इमरजेंसी केयर, टर्सरी केयर, प्राइमरी केयर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगी, कुछ ही ड्यूरेशन में इनका ओपीडी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, कुछ ही समय बस रहेंगे हॉस्पिटल में, मीन्स इमरजेंसी केयर वगैरह, फिर इनका डिस्चार्ज ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस। सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस क्या होता है, ये आपका फार्मेसी सेंटर होगा, ठीक है, एक सैटेलाइट, जहाँ पर ईच फ्लोर, मतलब हर, जैसे कि आपने देखा है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, 10-10 फ्लोर के होंगे, तो हर फ्लोर में क्या होगा, एक एक स्टोर होगा, वो क्या कराएगा, सैटेलाइट फार्मेसी। इससे क्या होगा, इससे जो आपका वेटिंग, जो जैसे एक ही जगह फार्मेसी हुआ तो वो जो भी पेशेंट है, उनके जो भी रिलेटिव वगैरह रहेंगे या पेशेंट ही मेडिसिन यदि उनको लेना है तो उनको आना पड़ेगा, नीचे लेना होगा, वेट करना होगा, तो ये वेटिंग कम होता है इससे, ठीक है। और साथ ही साथ रिव्यू हो पाता है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब पॉसिबल है, तो क्योंकि हर फ्लोर में स्टॉक बनी हुई हैं तो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। ड्रग थेरेपी कैन बी मॉनिटर्ड बाय फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के थ्रू इजली से फिर वो क्या हो पाएगा, मॉनिटरिंग वहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि क्या है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फार्मासिस्ट तो रहेंगे ही, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो पाएगा, और पेशेंट की काउंसलिंग भी सही से हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज है, ठीक है। और अब डिसएडवांटेज में क्या, इन्वेंट्री इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, वही चीज़ें अब आपको हर फ्लोर पर रखना होगा, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस ही बात है, प्रोक्यूरमेंट मतलब जो परचेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सभी में मेंटेनेंस बढ़ेगा, सब जगह आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायर है, तो इस प्रकार से मेंटेनेंस तो इंक्रीज होना है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है बल्क कंपाउंडिंग। बल्क कंपाउंडिंग क्या होगा, जहाँ पर ये जो आपके कंबाइन किया जाएगा, मिक्सिंग किया जाएगा बहुत, मतलब कि ड्रग्स का जो कि लार्ज हो अमाउंट में, ये कहलाएगा आपका बल्क कंपाउंडिंग, ठीक है। ये क्या होता है, बल्क कंपाउंडिंग, जहाँ पर बल्क लार्ज अमाउंट पे ड्रग की कंपाउंडिंग की जाए, ठीक है, तो उनको बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। इट मीन्स जैसे कि किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ड्रग जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ उनके हॉस्पिटल में हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, बल्क कंपाउंडिंग, जिससे कि क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, बार बार उन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और आप जब चीज़ें जो भी मेडिसिन आप मंगाएंगे, केमिकल एजेंट मंगाएंगे जैसे कि उनके लिए, तो वो आपको बल्क में आप मिलेगा तो थोड़ा कम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बल्क कंपाउंडिंग किया जाता है मेडिकेशन का हॉस्पिटल में, लार्ज अमाउंट में जब किया जाए उसको बल्क कंपाउंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स लिखना, ठीक है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका हम थेरेपेटिकली या डायग्नोसिस में यूज़ करें, वो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि एक्सरे वगैरह, इनका क्या करते हैं, डायग्नोसिस में, ठीक है, यूज़ किया जाता है, तो ये आपके क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहलाते हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करें ऐसे सब्सटेंस, और उनका हम यदि थेरेपेटिकली या डायग्नोसिस में यूज़ करें, ये रेडियो फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। यूजेस दिया थेरेपेटिक और डायग्नोसिस, ठीक है, तो इनको आप लिख लेंगे। जैसे थेरेपेटिक में थायराइड कैंसर्स वगैरह के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में वही है एक्सरे वगैरह, ये आ जाएंगे डायग्नोसिस में। ओके, चलिए, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से कम आंसर करना है, एक पेज का आपका आंसर होना चाहिए, ज़्यादा आप नहीं करिए, क्योंकि 3 ही नंबर आपको मिलना है इससे। देन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ में रिकॉर्ड में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करेंगे डेटा को डिजिटली, ठीक है। जैसे कि आपका कंप्यूटर में क्या कर दिया गया, सारे डेटा को पेशेंट का वहाँ पर दे दिया गया, लिख दिया गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसे EHR कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं, जिससे कि डेटा का रेप्लिकेशन होना या गुम जाना, ये सारी चीज़ों मिनिमाइज होती हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ ये भी दिए गए हैं, इनको आप लोग लिख जाइएगा, बहुत इजी वे में दिया है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है।
पेशेंट काउंसलिंग को क्या बोलेंगे, प्रोसेस है जहाँ पर इंफॉर्मेशन, एडवाइस, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें की जाती है मेडिकेशन रिगार्डिंग पेशेंट के साथ। मेन पेशेंट का केयर करना, मेन है काउंसलिंग मीन्स केयर, समझिए पेशेंट का प्रॉपर उनसे पूछना कि मेडिकेशन उन्होंने लिया कि नहीं, या उनका क्या कुछ ग्रोथ हो पा रहा है, ग्रोथ इट मीन्स हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इन्फॉर्मेशन लेना पेशेंट से, ये पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या कुछ होते हैं, इम्प्रूव करना मेडिकेशन अडहियरेंस, अडहियरेंस मीन्स क्या है, पालन करना। तो मेडिकेशन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे 2 बार लेना है, 4 बार लेना है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं, ये रिव्यू लेना, ठीक है। और इनका इम्प्रूव होता है कि डोज का रेजिमन है वो सही से वो ले रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें, और ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं, इनको पता चल पाता है इसी के थ्रू। किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट है वो भी पता चल पाएगा पेशेंट काउंसलिंग के ही थ्रू। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है पेशेंट काउंसलिंग का, ठीक है। अब लिखना है ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं, ये आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार का जो कि अनवांटेड इफेक्ट टाइप का है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई ड्रग लिया जो कि जैसे कि पैरासीटामॉल ही समझिए, हम लेते हैं किसके लिए, हमको कोई पेन है, फीवर है, तो हमने लिया पैरासीटामॉल। अब पैरासीटामॉल हम बहुत लेंगे तो क्या होता है, ये लीवर के लिए डैमेज भी होता है। तो ये थेरेपेटिक डोज में ही क्या है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट मतलब ऐसा अनवांटेड इफेक्ट जो कि हार्मफुल भी रहे, ये आपका क्या है, एडवर्स इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए टाइप ए में आएगा आपका साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। टाइप बी में क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन, ये सभी आते हैं किसमें, टाइप ए और बी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब कि आपका लंग फंक्शन टेस्ट, जो लंग है आपका सही से प्रॉपर से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, इनकी कैपेसिटी, जो लंग वॉल्यूम की कैपेसिटी वगैरह सारी चीज़ों को डायग्नोसिस करना क्या कहलाएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जहाँ पर कौन कौन से होते हैं टेस्ट, ये आपके ज़रूर से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से आप स्टडी करिएगा। जो भी आपको टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग आंसर में या फिर शॉर्ट आंसर अभी प्रोवाइड किए हैं, उनको क्लियरली अच्छे से पढ़िए, इनसे ऑब्जेक्टिव फंसने के चांस है। तो आपको स्पायरोमेट्री है, ये इनसे आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं फंक्शन टेस्ट, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट है, डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट है, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट है, ठीक है, ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट है। तो ये सभी टेस्ट है जिनसे कि हम लंग की कैपेसिटी को मेज़र कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस करना है रेनल फंक्शन। हम रेनल मतलब क्या, किडनी, ये रेनल वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हम किडनी के रिगार्डिंग फंक्शन को स्टडी करें। तो यहाँ पे क्या कुछ फंक्शन टेस्ट होता है, तो देखिए यूरिनरी एनालिसिस करेंगे, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट का होता है जो कि एसिड लोड टेस्ट है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट में क्या आएगा, क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। क्लियरेंस टेस्ट में क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट आता है। ब्लड एनालिसिस करेंगे तो सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, ये सभी आते हैं, ठीक है। ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्या है, जहाँ पर हम डायग्नोसिस कर पाते किसी भी यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या किडनी फंक्शन को सही हो रहा है कि नहीं, इनका डायग्नोसिस कर पाते हैं इन सभी टेस्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में मेनली यहाँ से हमें किसी भी जो मेडिसिन वगैरह है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला है प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स जहाँ पर रिसर्च वगैरह आएंगे, रिसर्च आर्टिकल जहाँ पे ऑथेंटिक जिन्होंने रिसर्च किया है कि उस मेडिसिन में, तो उनका क्या कुछ इफ़ेक्ट होता है, कितने डोज पर इफ़ेक्ट होता है, कहाँ कहाँ पर इफ़ेक्ट होता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट है, सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जैक्टली उस डेटा के साथ रहेगी। तो ये आर्टिकल जर्नल्स हैं, ये आपके प्राइमरी सोर्स कहलाएंगे। फिर सेकेंडरी सोर्स, बहुत सारे सोर्स से लेकर, बहुत सारे सोर्स मीन्स प्राइमरी सोर्स को, बहुत सारे प्राइमरी सोर्स रिसर्च आर्टिकल वगैरह को लेकर स्टडी कर कर एक इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा, रिव्यू बनाया जाएगा, वो आपका सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, करेंट, कंटेंट, मेडलाइन, ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये होता है इनका एग्जाम्पल। साथ ही साथ एग्जाम्पल देखते चलिए, एग्जाम्पल के साथ ही आंसर करिएगा,
ओके। अब टर्सरी सोर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से मिलाकर ये बनते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया डिक्शनरीज हो गए, गाइड्स हो गए, ऑफिशियल फार्माकोपिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टर्सरी सोर्स होती है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सभी चीज़ को स्टडी करके क्रिएट की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट चले, पॉइजनिंग क्या है और टाइप कौन कौन से होते हैं पॉइजन के। तो ये आप देखिए, पॉइजन मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट किसी भी केमिकल या ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो जिनको इंजेक्ट किया जाए या फिर इनहेल किया जाए, किसी प्रकार से हमारी बॉडी में गए तो हार्मफुल इफ़ेक्ट ये शो करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एक्यूट, ठीक है, और एक क्रॉनिक। एक्यूट मतलब बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में इनका इफेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका एक्यूट पॉइजनिंग है। और क्रॉनिक पॉइजनिंग बहुत दिनों से इनके एक्सपोजर में होने से ये लार्ज पीरियड लेंगे टाइम का, और रिकवरी में क्या होता है, रिकवरी भी बहुत ही स्लो इनकी होती है, क्योंकि बहुत टाइम से डैमेज कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो ये आपका क्रॉनिक पॉइजनिंग होगा। तो इस प्रकार से दोनों को लिस्ट करना, आप इतना ही आंसर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ओके, देन है आपका फार्माकोविजिलेंस क्या कहलाता है। तो इस वर्ड को आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फार्माकॉन। फार्माकॉन मतलब क्या होता है, ड्रग, ठीक है, क्या होगा, ड्रग। और विजिलेंस मतलब क्या होता है, वॉच करना, ठीक है। मीन्स ये एक ऐसा साइंस है, ऐसा ब्रांच है जहाँ पर ड्रग का क्या किया जाएगा, देख रेख। देख रेख इट मीन्स उनमें उनका ऑप्टिमम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हम डिटरमाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, इसी में जांच करते हैं, फार्माकोविजिलेंस कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पर ड्रग का क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से जांच वगैरह की जाएंगी, इनकी डोजेज, इनका एडवर्स इफेक्ट, वो ब्रांच कहलाता है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन दिया है फार्माकोविजिलेंस का, और ये डेफिनेशन आता ही है WHO के अकॉर्डिंग। देखिए, ये ऐसा साइंस है जहाँ पर एक्टिविटी होती है डिटेक्शन का, असेसमेंट का, अंडरस्टैंडिंग समझना और प्रिवेंट करना, क्या कुछ को रोकना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, ठीक है, इनका मेन उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से ये भी आप कर जाइएगा। नेक्स्ट है मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर से क्वेश्चन आना कन्फर्म है, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट, इनसे क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। तो एनी प्रिवेंटेबल, जो कि ठीक हो सके, प्रिवेंटेबल मतलब ठीक हो सके, वो प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। एनी प्रिवेंटेबल इवेंट हुआ है जो कि क्या है, इनअप्रोप्रिएट हुआ है, मेडिकेशन के इनअप्रोप्रिएट होने के कारण, ठीक है, सही ना होने के कारण मेडिकेशन के क्या हुआ है, कुछ भी प्रकार के ऐसे हार्मफुल इफेक्ट हुए हैं जो कि क्या हो सके, जो प्रिवेंट किया जा सकता था। तो ये है मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर कितने टाइप के होते हैं आपके, प्रिस्क्रिप्शन एरर, ठीक है, ओमिशन एरर, इम्प्रॉपर डोज एरर, अनऑथराइज्ड ड्रग एरर, डिटेरियोरेटेड ड्रग एरर, ठीक है, रॉन्ग टाइम एरर, रॉन्ग डोजेस फॉर्म एरर, रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एरर और कंपाइलेंस एरर। इट मीन्स यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में यदि कोई गलती हो गई, डोज को सेलेक्ट करने में, डोजेस फॉर्म को सेलेक्ट करने में, ठीक है, अनऑथराइज्ड ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो इस प्रकार से जो गलतियाँ, एरर मतलब क्या, गलतियाँ, तो मिस्टेक है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की मिस्टेक मेडिकेशन एरर ही, मतलब मेडिकामेंट में जब हम दे रहे हैं तो ये मेडिकेशन एरर कहलाती है, ठीक है। तो ये जो मेनली डिसाइड किया गया है वो क्या, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लेंगे, ASHP इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रग इंटरेक्शन मतलब देखिए, दो ड्रग के बीच में ड्रग इंटरेक्शन डिफाइंड एज द अल्टरेशन इन द थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है, जो थेरेपेटिक इफेक्ट हो उनमें चेंज हो जाना, ठीक है, किसी भी दूसरी वजह से, दूसरे मीन्स ड्रग का किसी भी दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, मिक्सिंग हो गई, ड्रग और फूड, हमने फूड ऐसा फूड ले लिया जिनसे उनका कॉम्प्लेक्स वगैरह बन गया, तो ये इंटरेक्शन हो गया। ड्रग डिसीज इंटरेक्शन, ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन और ड्रग इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट में केमिकल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें फिर आएंगी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हेडलाइन, फिर उनका सब हेडलाइन बनाते जाएंगे, और एक एक लाइन बस लिखना है आपको, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। जब लॉन्ग आंसर आए तब जाके अच्छे से डिफाइन करना, ठीक है, वरना फिर आपको क्या करना है, केवल पॉइंट बनाकर
लिखते जाना है। इस प्रकार से आप लोग सब टाइप बनाते जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख जाइए, इनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं प्रॉपर वे में। इनको ज़रूर से एक बार स्टडी कर लीजिए, इनसे आपके लॉन्ग आंसर और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इजी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम दिलाएंगे। इनके हेल्प से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट।